हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान के अंदर हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन चल रहा है। और आज हम आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आए हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे रिलेटेड बातें हम आज इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उन क्वेश्चनों की हम आपसे अच्छा करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो बच्चे सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बात करते हैं, देखो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स हमारा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के हिसाब से क्लास 10 साइंस आपका आज की इस वन शॉट के अंदर कंप्लीट होने वाला है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत स्पेशल रहने वाला है। और अभी तक की जो क्लासेज आपकी चल रही हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चनों का पैटर्न आपके लिए इसमें दे रखा है। तो बात करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं विद्युत की। तो भाई विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, भाई करंट क्या है। तो हमारे घर के अंदर जो लाइट आ रही है, जिसको हम लाइट बोले, करंट बोले, इलेक्ट्रिसिटी बोले या विद्युत धारा बोले, बात एक ही। उसी की हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से विद्युत चलती है। तो भाई विद्युत क्या है, तो विद्युत की बात की जाए तो विद्युत की हम बात करें तो धातुओं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अधातुओं के अंदर नहीं बहती है। तो विद्युत को बहने के लिए भाई सबसे पहले तो हमें मेटल चाहिए, धातु चाहिए। क्यों धातु क्यों चाहिए? क्योंकि धातु के अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉनों का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपने इस बात को पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ का कण हम ले लें, छोटे से छोटा पार्ट एक हम बात करें जिसको हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु के बारे में यदि हम और जानकारी उसकी डिटेल प्राप्त करें तो माइक्रोस्कोप से जैसे ही इसको और देखें, तो हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने इस परमाणु पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सबसे पहले हमारे फेमस वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इस परमाणु के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म कणों के बारे में बताया हमें, और अलग अलग कणों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। तो वैसे ही हर एक कण के अंदर, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, गति करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है आपकी। तो इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास जो विद्युत को उत्पन्न करने के लिए। तो विद्युत वह भौतिक घटना है जिसके बारे में हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम जिसको कह देते हैं विद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि हम बात करें तो इनके ऊपर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो विद्युत वह भौतिक घटना है जो इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के संचलन या फ्लो से उत्पन्न होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तब तक विद्युत नहीं उत्पन्न हो सकती। सरल भाषा में हम कहें तो जब किसी चालक, चालक मतलब जिसके अंदर करंट आएगा, चालक जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे तांबे का तार ले लिया हमने, एल्यूमिनियम का तार ले लिया, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो उसे हम विद्युत या फिर क्या कह देंगे, बिजली कह देंगे, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी बोलते हैं, करंट भी इसको बोला जाता है। तो फिर विद्युत की परिभाषा हमारे पास बन जाती है क्या, कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत कह देते हैं। सिंपल सी बात है कि जब तक मेटल के अंदर, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी गति नहीं करेंगे, तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी वहां पर। ठीक है, अब ये जो विद्युत है हमारे पास, इस विद्युत के दो रूप हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास स्थिर विद्युत, और एक है हमारे पास कौन सी, गतिज विद्युत। तो स्थिर विद्युत जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कि जब किसी वस्तु पर विद्युत आवेश जो होता है स्थिर रहता है, मतलब अपन कहें कि इकट्ठा हो जाता है वहीं पर, तो उसे हम स्थिर विद्युत कह देते हैं। जैसे कंघी से बाल संवारने पर कागज के टुकड़ों का चिपकना। देखो अक्सर आपने ये बात देखा होगा कि हम जिस कंघी से बालों को संवारते हैं, उस कंघी को बालों के ऊपर थोड़ा सा घर्षण के द्वारा, घर्षण करके, रगड़ कर, तो उस कंघी के अंदर आवेश आ जाता है, और उस कंघी से पदार्थ के छोटे छोटे कण, कागज के कण क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। इसका मतलब उस समय विद्युत स्थिर हो गया था, स्टोर हो गया था, इकट्ठा हो गया था, तो वो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो इस विद्युत को हम कह देंगे यहाँ पर क्या, स्थिर विद्युत। दूसरा हमारे पास आता है फिर गतिज विद्युत।
तो जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसी को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, भाई चलना शुरू जैसे ही इलेक्ट्रॉन कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक में होता है। भाई चालक तो होना ही चाहिए, जैसे कि धातु है हमारे पास, धातुओं के अंदर तो क्या बहने वाली है, विद्युत धारा बहने वाली है। जैसे देखो बल्ब है हमारा, पंखा है घर के अंदर, मोबाइल का चार्ज होना, ये सारी चीजें हमारी गतिज विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, आपके मूव कर रहे होते हैं, तब जाके विद्युत धारा हमारी क्या करती है, चलती है। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है फिर हमारे पास, देखो विद्युत विभव क्या है। देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होती है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। कि कितने इलेक्ट्रॉन क्या चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, विद्युत चल रही है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, भाई इसकी बात यदि की जाए तो देखो विद्युत विभव की हम बात करें तो किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश, मान लो किसी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज वहां पर रखा हुआ है, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। हमारे पास कोई चार्ज है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश है हमारे पास, और उस आवेश को हम जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और इस आवेश को हमें किसी बिंदु तक लेके आना है, मान लो इस पी बिंदु तक लेके आना है, तो इसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, कार्य जो करना पड़ेगा, वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे बात की जाए कि किसी बिंदु पर +1 कूलम आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम, आवेश रखने के लिए उसको जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत विभव कह देते हैं। तो मतलब हम बात करें कि विद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है इसका क्या, कार्य बटे आवेश, क्यू मतलब आवेश, ये हमारे पास विद्युत का क्या बन जाता है, विभव का क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है, जिसे हम कहेंगे क्या, कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पर कौन क्या क्या है, देखो V का मतलब है विद्युत विभव है हमारे पास, W मतलब किया गया जो कार्य है, और Q हमारे पास क्या है, यहाँ पर आवेश है। क्लियर, तो परिभाषा हमारे पास क्या बन जाती है कि किसी बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, मतलब अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है, वहां से हमें उसको लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, तो इस बिंदु का क्या कहलाता है, वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो आवेश को ले जाने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो वहां ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, हमें जो कार्य करना पड़ेगा, तो वहां पर उसका उत्पन्न होगा क्या, विद्युत विभव। विद्युत विभव के मात्रक की यदि बात करें तो याद रखना है सभी को, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट। ठीक है, अब एक वोल्ट की हमें परिभाषा लिखना है कि एक वोल्ट क्या होता है। तो एक वोल्ट के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक कूलम आवेश, और एक कूलम आवेश को उस बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, भाई 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाए, तो एक वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हमें सबसे पहले 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, और 1 जूल कार्य करने के लिए हमें 1 कूलम आवेश लेना पड़ेगा, 1 कूलम आवेश। तो उस वस्तु पर विभव कितना कहलाएगा, भाई 1 वोल्ट विभव कहलाएगा। और विभव का सूत्र होता है हमारे पास कार्य बटे आवेश, यहाँ पे कार्य का मात्रक रखो और यहाँ आवेश का मात्रक रखो, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा हमारे पास मिल जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे आ जाता है फिर हमारे पास विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 रूप हमने पढ़े थे, उनमें से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको डिस्कस करना है कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, या विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो भाई देखो बात करते हैं इसकी कि किसी चालक, चालक मतलब कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर मतलब ये हमारे पास क्या है, भाई धातु होनी चाहिए। धातु के अंदर हम बात करने वाले हैं, धातु में विद्युत आवेश, जिसे हम या तो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या चार्ज बोल सकते हैं, बात एक ही है, इसका प्रवाह होता है, तो उसे हम विद्युत धारा कह देते हैं। तो मतलब किसी भी धातुओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स या आवेश का प्रवाह होता है, तो हम वहां पर क्या कह देते हैं कि भाई वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, विद्युत धारा I बराबर हो जाता है क्या, Q बटे T। Q मतलब हमारे पास क्या है, आवेश, आवेश, और T का मतलब है यहाँ पर या तो हम इसको दर बोल सकते हैं, या फिर हम इसे सॉरी समय बोल सकते हैं। ठीक है, कार्य बटे वो सॉरी आवेश बटे
दर को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। यहाँ आई का मतलब विद्युत धारा है, क्यू का मतलब प्रवाहित आवेश है, और टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाइम हो जाता है। तो मतलब परिभाषा क्या बन के निकल के आई, फिर आई हमारे पास कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, भाई चालक जो भी होगा, मान लो तार है तो उसका कोई क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कह देते हैं। कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कह देते हैं। और यहाँ पर हम विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है हमारे पास क्या, एम्पियर। ये बात आपको याद रखना है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है विद्युत का, एम्पियर। ऑब्जेक्ट में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जैसे विभव का मात्रक क्या था, अभी हमने पढ़ा था क्या, वोल्ट। वैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एम्पियर। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास एक एम्पियर की परिभाषा। बताइए आप हमें एक एम्पियर किसे कहते हैं। तो भाई देखो, एक एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। और धारा क्या होता है, आवेश बटे आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो एक कूलाम ले लिए, समय 1 सेकंड ले लिया हमने। ठीक है भाई, परिभाषा यहाँ से निकल के आती है इसकी कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो वहां पर उत्पन्न विद्युत धारा कितनी एम्पियर होती है, 1 एम्पियर। और यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 2 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो वहां पर उत्पन्न विद्युत धारा कितनी हो जाएगी आपकी, 2 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर बात। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हमारे पास दे रखी थी। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में आ जाता है हमारे पास विभवांतर। विभवांतर जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, किसे कहते हैं, विभवांतर। नाम से पता चल रहा है विभव अंतर, दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है ना, उनका जो अंतर होता है ना, उसे हम क्या कह देते हैं, विभवांतर। कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर अभी हमने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, W/Q, जिसको हम पढ़ चुके हैं। वहां हम इसको विभव बोल रहे थे, यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। W क्या है हमारे पास, किया गया कार्य, और Q क्या है हमारे पास यहाँ पर आवेश है। तो परिभाषा बन जाती है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। भाई ये बात क्लियर है हमारे पास। मात्रक सेम है हमारे पास, विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। अब 1 वोल्ट की परिभाषा फिर यहाँ से भी बनती है हमारे पास कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर जो विभव होता है ना, वो हमारे पास कितना होता है, 1 वोल्ट। 1 जूल, जूल बटे कूलम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट विभव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे आ गया हमारे पास फिर से 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझती है, परिभाषा वैसे क्लियर हो चुकी है कि यदि किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में यदि 1 जूल ऊर्जा कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव कितना हो जाता है, 1 वोल्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इससे डिवाइड कर चुके हैं कि V बराबर W/Q। W क्या है, 1, आवेश क्या है, 1, तो वोल्टेज क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास। या 1 वोल्ट का अर्थ है कि 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, विद्युत शक्ति, पावर। इस विद्युत के अंदर कुछ तो पावर होगी जिसकी पावर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। क्या है, देखो विद्युत पावर के किसी विद्युत परिपथ यानी जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, जो कि हमारे घरों में जो भी सर्किट है जिसमें पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, ये सारा मिलाकर एक सर्किट बन जाता है जिसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, व्यय मतलब यहाँ पर क्या है, खर्चा, या उसका रूपांतरण की दर, क्योंकि विद्युत बदल रही है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल रही है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में भी बदल रही है, विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में भी बदल रही है। तो बदलने की जो दर है उस दर को ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत शक्ति कह देते हैं। याद रखना है, गणितीय रूप में यदि हम याद रखें तो P बराबर हमारे पास होता है पावर, विद्युत शक्ति जिसे हम बोलते हैं, और W बटे क्या हो जाता है हमारे पास, T हो जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं,
विद्युत शक्ति कह देते हैं, जहाँ P का मतलब विद्युत शक्ति है, W मतलब किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा बोल देते हैं, ठीक है। और T का मतलब हमारे पास क्या है, टाइम है। और यदि एक विद्युत परिपथ में करें तो शक्ति हमारे पास क्या हो जाती है, P बराबर VI होती है। V मतलब वोल्टेज, I मतलब विद्युत धारा, ठीक है। ये बात भी याद रखना है। तो परिभाषा सिंपल सी निकल के आ जाती है कि किसी परिपथ में प्रति इकाई समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा को हम विद्युत शक्ति कह देते हैं, कि 1 सेकंड के अंदर इतनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास जो भी विद्युत उपकरण होता है उसके ऊपर अलग अलग वस्तुओं पर वाट लिखा रहता है। कि मान लो हमारे घरों में एलईडी जल रही है, वो एलईडी कितने वाट की है, मान लो 9 वाट की है, 12 वाट की है, 50 वाट की है, पंखा 90 वाट का है हमारे पास। तो इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हमारे पास उसकी वाट लिखी रहती है। इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड के अंदर इतनी ऊर्जा खर्च करने वाली है, और इसी के आधार पर फिर हमारे घर का बिल कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी। तो हमें इसके अंदर विद्युत शक्ति को क्या करना पड़ता है, मापना पड़ता है। तो जब भी पदार्थ पर लिखा हो कि इतने वाट का है ये बल्ब, इतने वाट का, तो वो मतलब उस पर उसकी शक्ति लिखी हुई है, ठीक है। अब 1 वाट की परिभाषा हमें लिखना है। 1 वाट क्या होगा, देखो। तो जब किसी विद्युत परिपथ में 1 वोल्टेज विभवांतर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम कह देंगे कि उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 1 वाट। क्योंकि V और I का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर V इंटू I क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। क्लियर। तो ये है हमारे पास विद्युत शक्ति। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है फिर हमारे पास ये विद्युत विभव हमने जो पढ़ा था, और जो विभवांतर हमने पढ़ा था, दोनों को ही हम V से प्रदर्शित कर रहे थे। इसको भी V से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको भी V से, लेकिन फिर भी अंतर क्या है दोनों चीजों के अंदर, उस बात को हम समझते हैं यहाँ पर। यानी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में हमें बताना है अंतर, ठीक है। ये बात हमारे पास आ जाती है यहाँ पर। दोनों को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, V से, और दोनों के ही मात्रक सेम होते हैं। वोल्टेज ही इसका मात्रक होता है, वोल्टेज ही विभवांतर का मात्रक होता है। तो फिर अंतर क्या है, देखो उसकी बात करते हैं। विद्युत विभव की यदि बात की जाए तो किसी बिंदु पर प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब एक किसी बिंदु पर 1 इकाई आवेश रखा हुआ है, मतलब 1 कूलाम आवेश, 1 इकाई आवेश रखा हुआ है, और इसको हम किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। लाते समय जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कह देंगे, वहां पर उस बिंदु का विद्युत विभव कह देंगे। लेकिन विभवांतर की यदि हम बात करें तो किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच की बात है भाई। विभवांतर हमेशा 2 बिंदुओं के बीच की बात है, और विभव जब हम ज्ञात करते हैं वो किसी एक बिंदु की बात करते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कह देंगे, विभवांतर। मतलब हम ये कहेंगे एक बिंदु पर कुछ विभव होगा, दूसरे बिंदु पर भी कुछ विभव होगा, और दोनों के विभव को जो अंतर होगा उसे हम क्या कह देंगे, विभवांतर कह देंगे। दूसरी बात करें, यह एक बिंदु से संबंधित होता है और यह 2 बिंदुओं से संबंधित होता है। दोनों की यदि फॉर्मूले की बात करें तो V बराबर W बटे Q, मतलब कार्य बटे आवेश दोनों का फॉर्मूला होता है। इसका भी कार्य बटे आवेश से ही दर्शाया जाता है, पर कार्य 2 बिंदुओं के बीच किया जाता है भाई, ये बात याद रखनी। और यहाँ पर जो कार्य किया जाता है ना, वो एक ही बिंदु के बीच में किया जाता है, और यहाँ पर कार्य जो किया जाता है वो 2 बिंदुओं के बीच किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा चौथा पॉइंट है हमारे पास कि यह बताता है कि किसी बिंदु पर आवेश की स्थिति क्या है। मतलब विद्युत विभव ये बताता है कि किसी बिंदु पर, जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, उस विभव पर, उस बिंदु पर उस आवेश की क्या स्थिति है, और ये 2 बिंदुओं के बीच में आवेश को ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो उसके बारे में हमें बताता है। मात्रक दोनों के ही सेम होते हैं, याद रखना है। ऐसा ही मात्रक इसका भी वोल्ट होता है, और ऐसा ही मात्रक विभवांतर का भी वोल्ट ही होता है। सिंपल सी बात है, यदि हम समझें कि विद्युत विभव वास्तव में है क्या, देखो एक बिंदु की ऊर्जा की स्थिति, उस बिंदु पर कितनी ऊर्जा है, और विभवांतर वास्तव में क्या है, 2 बिंदुओं के बीच ऊर्जा की स्थिति, या हम ये कहें कि उन बिंदुओं के बीच ऊर्जा का अंतर। तो भाई एक बिंदु पर ऊर्जा कितनी है और 2 बिंदुओं के बीच ऊर्जा का अंतर कितना है, उसे हम कह देते हैं क्या, ऊर्जा के अंतर को विभवांतर, और एक बिंदु पर ऊर्जा की स्थिति क्या कहलाती है, विद्युत विभव। क्लियर। ये बात हमारी क्लियर हुई विद्युत एंड विभवांतर की। क्लियर। आगे बढ़े, चलो।
सॉरी। अब आ जाता है हमारे पास विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अक्सर हमने देखा होगा जब किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। ठीक, ये गर्म होना ही उसका ऊष्मीय प्रभाव है। तार के अंदर क्या उत्पन्न होने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कब, जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके पीछे वजह यह है कि हर तार का अपना अपना क्या होता है, प्रतिरोध। तो धारा के मान में रुकावट उत्पन्न होती है जिसकी वजह से तार क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, जो कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। कि जब किसी चालक, तार ले लो, रजिस्टर ले लो, प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं से इलेक्ट्रॉन की टकराहट के कारण चालक गर्म हो जाता है और उसमें से क्या उत्पन्न होने लगती है भाई, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, हीट उत्पन्न होने लगती है। इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कह देते हैं। जैसे कुछ उपकरण हमने इस पर आधारित बना रखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक इस्त्री, जिसे हम इलेक्ट्रिक आयरन कहेंगे। घर में जिसको क्या बोला जाता है हमारे द्वारा, प्रेस, विद्युत प्रेस। ठीक है। गीजर है हमारे पास, हीटर भी बोल दो, यहाँ पर हीटर भी हमारा हो जाएगा, गीजर भी हमारा हो जाए। हीटर के में भी देखा होगा स्प्रिंग के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्प्रिंग गर्म होकर लाल होकर क्या हो जाती है, गर्म। ऐसे ही पानी गर्म करने के लिए गीजर का भी उपयोग हम घर में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे पास, पहले जो हुआ करता था, आजकल तो एलईडी और एलसीडी हमारे पास हो रही है। और विद्युत टोस्टर या हीटर, बात एक ही है, हमारे पास ऊपर हो चुका था। तो ये सभी के सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। और जैसे ही इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके तार क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं और क्या हमें क्या उत्पन्न करने लगते हैं, ऊष्मा। तो हमने इसको अपने फायदे के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास फिर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग हमें दे रखे हैं, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इनके अंदर कि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अनुप्रयोग में इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा आपने। इसके अंदर बल्ब जो होता था ना हमारे पास, उस बल्ब के अंदर जो वायर लगा था ना, वो टंगस्टन का बना रहता था, वो फिलामेंट जो जलता था। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये तार कैसा हो जाता था, गर्म हो जाता था और जलने लगता था, चमकने लगता था, प्रकाश उत्पन्न करने लगता था और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करता था। क्लियर, ये बात हुई हमारी। अब आ जाती है हमारे पास घर में प्रेस, इलेक्ट्रिक इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन। इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीटिंग कॉइल, कॉइल मतलब कुंडली, गर्म हो जाती है और कपड़े प्रेस करने में सहायता करती है। तो विद्युत प्रेस के अंदर एक पत्ता लगा रहता है जिसको हम कहें, उसके अंदर छोटी छोटी तार की कुंडली बनी रहती है। उसमें जैसी धारा प्रवाहित होती है वो गर्म होने लगता है, उसकी जो सतह तली जो होती है ना, वो भी क्या होने लगती है, गर्म, जिसका उपयोग हम हमारे घरों में प्रेस करने में करते हैं। अब बात करते हैं हम हीटर और गीजर की। पानी गर्म करने या कमरे को गर्म रखने में प्रयोग में किया जाता है इनका। हीटर का भी उपयोग करते हैं और गीजर का भी। अक्सर सर्दियों में भी आपने देखा होगा, जब सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ने लगती हैं तो घर में हम एक हीटर ले आते हैं तापने के लिए, तो उससे हमारा कमरा क्या हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है। गीजर पानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसकी बात करें, या कुकर खाना पकाने या सेकने में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर अक्सर देखा होगा, ब्रेड वगैरह इनको गर्म करने के लिए, सैंडविच वगैरह इनको रखने के लिए, ये सब इलेक्ट्रिक टोस्टर कहलाते हैं आपके पास। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास विद्युत फ्यूज। ठीक है। अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये फ्यूज तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाएगा और गर्म होकर पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो जाती है, बंद, और परिपथ हमारा कैसा बना रहता है, सुरक्षित बना रहता है। तो घर के अंदर हम फ्यूज वायर का भी क्या करते हैं, फिर उपयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक केटली। इसको इलेक्ट्रिक केटली बोलते हैं, जिसमें पानी है, दूध है या चाय है, इन द्रव्यों को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर देखा होगा बोतल टाइप की होती है, इसके अंदर जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह लगा के जैसे ही हम इसको लाइट के अंदर देते हैं तो ये गर्म करने लगती है, गर्म हो जाता है हमारा पदार्थ जो भी इसके अंदर रखा हुआ रहता है वो। ठीक है। निष्कर्ष बनता है इसके पास कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का सबसे आसान तरीका है और यह हमें प्रकाश भी देगा, खाना पकाने में भी मदद करेगा, पानी गर्म करने में, सुरक्षा उपकरण जैसे फ्रिज के बहुत सारे कामों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
तो ये थे हमारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगली क्लास के अंदर, अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में देखा जाए तो अब आ जाता है हमारे पास प्रतिरोध। अब एक प्रतिरोध एक नई चीज हमारे पास सामने आ जाती है कि हमने विभव पढ़ लिया है, विभवांतर हमने पढ़ लिया है, विद्युत धारा हमने पढ़ ली है। तो प्रतिरोध की यदि बात करें तो क्या होता है, मान लो ये एक तार है और इस तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, आई विद्युत धारा बह रही है। तो ये तार होने लगता है भाई क्या, गर्म। ये जो तार गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके प्रवाहित होने में कुछ रुकावट पैदा हो रही है। रुकावट पैदा करने वाले को ही हम यहाँ पर बोल देते हैं क्या, प्रतिरोध। विद्युत धारा को रोकने वाला ये क्या कहलाता है, प्रतिरोध, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा कोई तार नहीं है हमारे पास जिसका प्रतिरोध ना हो। जिस तार के अंदर प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो तार गर्म होगा, यानी उसका हर तार का अपना अपना क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब देखा जाए तो हर वस्तु का अपना अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है, अवरोध करने वाला, विद्युत धारा को रोकने वाला। तो किसी चालक में विद्युत धारा का विरोध करने वाले उस गुण को, उस चालक का क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। अब इस प्रतिरोध की हम बात करें तो ये चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, या जिस पदार्थ से वो चालक बना है उस पर क्या करता है भाई, ये निर्भर करता है। क्लियर? तो प्रतिरोध R बराबर हमारे पास बन जाता है क्या, V/I। ये बात आपको याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम, वहां हमारा ये निकल के आएगा। यहाँ पर R का मतलब प्रतिरोध है, V का मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया क्या, विभवांतर। दो सिरे होंगे, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कह देते हैं। और I चालक में प्रवाहित होने वाली क्या है, धारा। दूसरी मात्रक की बात करें, मात्रक हमें याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारे पास क्या, ओम। ओम आप लिख भी सकते हो और ओम का ये सिंबल होता है तो वो भी आप याद रख सकते हो। फिर परिभाषा बनती है, यदि हमारे पास 1 ओम पूछ लिया जाए तो सिंपल सी बात, R बराबर V/ क्या होता है, I। V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर की धारा, 1 वोल्टेज, तो 1 ओम प्रतिरोध होगा आपका। ये बन गई परिभाषा। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है तो हम कहेंगे कि उसमें उत्पन्न प्रतिरोध भी कितना होगा आपका, 1 ओम होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध वास्तव में है क्या, प्रतिरोध धारा को रोकने की क्षमता है हमारे पास, प्रतिरोध धारा को रोकने की क्षमता है। ये बात क्लियर हमारे पास? मतलब ऐसा कोई तार नहीं है जिसका हमारे पास क्या नहीं होता हो, प्रतिरोध नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इसी तरीके से कि तार है तो हमारा R भी होगा, और ऐसा कोई तार नहीं होता है जिसके पास इसका R नहीं होता है। प्रतिरोध तो हर तार का अपना अपना होता है। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास ओम का नियम। ओम एक भाई साहब है, इनके नाम से एक मात्रक बन गया है, और ओम ने बताया था कि कोई भी चालक तार ले लो, उसकी भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक परिस्थिति का मतलब यह है कि ना तो उसके तापमान में परिवर्तन किया जाए, ना तो उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए, ना तो उसके दाब में परिवर्तन किया जाए, ना तो उसकी मोटाई में परिवर्तन किया जाए। तो क्या हुआ कि उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है ना, वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ऐसा एक तार ले लो जिसकी भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा उस तार के अंदर बह रही है, वो उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है हमारे पास I, वो उसके विभवांतर के क्या हो जाती है भाई, समानुपाती हो जाती है। अब समानुपाती जहां हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका क्या, एक नियतांक। तो ये समानुपाती हो गई, विभवांतर धारा के समानुपाती या धारा विभवांतर के समानुपाती। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जैसे ही समानुपाती का साइन हटाते हैं तो बराबर का निशान आ जाता है और एक प्रतिरोध नई संरचना हमारे पास आ जाती है। तो मतलब हम कहेंगे कि विद्युत धारा और वोल्ट विभवांतर में एक
समानुपाती का संबंध होता है। जब ये समानुपाती का साइन हम जहाँ से हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हम आर कहते हैं, और यही हमारा आर क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, प्रतिरोध। क्लियर भाई बात? यस। कौन कौन क्या है यहाँ पर, जहाँ क्या है देखो, भी का मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्टेज, और आई चालक में प्रवाहित धारा जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और आर चालक का प्रतिरोध जिसे हम ओम कहते हैं, इसका मात्रक या रेजिस्टेंस भी लिख के छोड़ देते हैं। मात्रक हमें याद रखना है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का मात्रक हमारे पास क्या होता है, ओम होता है। तो ओम का नियम यही बताता है कि धारा जो होती है ना, यहां से हम धारा निकालें इस फॉर्मूले से, धारा आई बराबर तो क्या हो जाता है, बी बटे आर हो जाएगा हमारे पास, ये धारा बनेगी। मतलब धारा हमें विभवांतर को प्रतिरोध से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये ओम के नियम का कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। फिर आ जाता है हमारे पास इसका विशिष्ट प्रतिरोध। देखो विशिष्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रतिरोध नहीं, ये स्पेशल प्रतिरोध है, और स्पेशल प्रतिरोध होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होना जरूरी है। एक स्पेशल कंडीशन होना जरूरी है। कंडीशन क्या है कि अब हम तार सिर्फ 1 मीटर लंबा लेंगे और 1 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होगा, और उसमें हम प्रवाहित करेंगे क्या, विद्युत धारा। तो उस चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बस अंतर इतना है और कुछ नहीं है। चालक तार की लंबाई ले लो 1 मीटर, उसका क्षेत्रफल भी ले लो 1 वर्ग मीटर, और उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो उसके अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ना कि अब उसको प्रतिरोध कहेंगे। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, पी जैसा साइन अपना होता है, उससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय रूप में आर बराबर क्या होता है, याद रखना है आपको, आर बराबर होता है हमारे पास रो एल बटे ए, ये सूत्र आपको याद रखना है। आर बराबर रो एल बटे ए, जहां आर का मतलब प्रतिरोध, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जिससे, और आई का मतलब चालक, एल का मतलब चालक की लंबाई, ठीक है, और ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लो कोई तार लेंगे, उसकी लंबाई भी होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल भी होना चाहिए, ठीक है। ये चालक की हमने ले ली लंबाई, ये हो गई इसकी लंबाई, लेकिन लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये फिक्स है, 1 मीटर लंबा तार होना चाहिए। ये है इसका क्षेत्रफल, एरिया, और एरिया होना चाहिए इसका 1 वर्ग मीटर, बस। तो इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कह देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे, ठीक है। ये बात थी हमारे पास। मात्रक क्या होगा, ये बात आपको याद रखनी है। मात्रक होता है इसका ओम मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, मात्रक याद रख लेना है आप सभी को। विशेष तत्व क्या है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ का गुण पर निर्भर करता है, सही बात है। यह चालक की लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। चालक जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, इनकी प्रतिरोधकता, इसे हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, इनकी बहुत कम होती है। कुछ चालक पदार्थ हैं जैसे रबड़ है, लकड़ी है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा, और चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, आर बराबर रो एल बटे ए, बस इससे हमारा काम होने वाला है। यहाँ पर क्या क्या पता चल रहा है, देखो प्रतिरोध जो है ना वो लंबाई के समानुपाती है, और प्रतिरोध जो है ना वो इसके क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। तो यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और यहाँ पर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। चालक की लंबाई, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसका मतलब लंबा तार अधिक प्रतिरोध देगा। लंबे तार के अंदर धारा को ले जाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए एक सीधा लंबा तार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक नहीं ले जाया जाता है, इसलिए बीच बीच में खंभे लगाए जाते हैं। बहुत दूर से धारा को जब हम लेकर आ रहे होते हैं, एक निश्चित गैप उनके अंदर रखा जाता है, तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटा तार पतले तार की तुलना में कम प्रतिरोध देता है, इसीलिए पतले पतले तारों से मोटा तार बनाया जाता है। जो भी हम घर के अंदर तार हैं हमारे पास आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक तार वायर होते हैं, लाइट फिटिंग जो हम कर रहे हैं,
और ऐसे मिलकर एक मोटा तार बना लेते हैं। खंभे पर भी जो केबल हमारी आई है लाइट लेकर, जो हम लेके आ रहे हैं खंभे पर, उसके अंदर भी छोटे छोटे तारों को मोड़कर एक साथ मिलाकर उसको बनाया जाता है, तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि मोटे तारों का प्रतिरोध पतले तारों की तुलना में क्या होता है, कम। अब दूसरा निर्भर करता है प्रतिरोध पदार्थ पर, उस पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। जिसमें धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है भाई, कम, और कुछ अलग पदार्थों की क्या होती है, अधिक। तांबा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं की प्रतिरोध कम होता है, जबकि रबड़ का है, लकड़ी है, ये कुछ अलग पदार्थ होते हैं, इनका अधिक होता है, ठीक है। तापमान, धातुओं में तापमान बढ़ने पर भी प्रतिरोध बढ़ जाता है भाई। तार वैसे ही गर्म हो रहा है, तापमान और बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और घटे और बढ़ जाएगा। मतलब इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय पे हमारे घरों के अंदर लाइट कुछ कुछ गैप के अंदर बार बार कटती रहती है। क्यों, जहाँ से लाइट आ रही है, जिसको हम पावर हाउस कह रहे हैं, वहां पर तापमान बढ़ने की वजह से जो मशीनें वहां पर लगी हुई है वो और भी गर्म होने लगती है। तो बीच बीच में लाइट करंट को टुकड़ों में देना पड़ता है, बीच बीच में गैप में लाइट कट कर दी जाती है, फिर दे दी जाती है, फिर कट कर दी जाती है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा गैप मिल जाता है, प्रतिरोध उनका कम हो जाता है, तार ठंडे हो जाते हैं। गर्म जब धारा प्रवाहित होगी तो तार वैसे भी गर्म होता है ऊष्मीय प्रभाव के कारण, और साथ में हमारे वातावरण का भी तापमान क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसकी वजह से और ज्यादा मात्रा में तापमान बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं हमारे अर्धचालक। अर्धचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास, उनमें उल्टा हो जाता है, तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत संचरण। इसके लिए प्राय उपयोग की जाने वाली दो धातुएं। तो भाई विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम या तो तांबे का उपयोग करने वाले हैं या फिर एल्युमिनियम का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का सिंबल एल, तांबे का सी होता है। कारण क्या है, देखो क्यों, क्योंकि इनकी चालकता बहुत अधिक होती है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सही बात है, प्रतिरोध कम होना चाहिए, चालकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा। दूसरा, इनका लचीलापन और इनका मजबूत होता है। और प्राय घरों की वायरिंग और केबल्स बनाने में हम इन्हीं कॉपर के तारों का उपयोग करते हैं। ये बात क्लियर। एल्युमिनियम की बात करते हैं, हल्का होता है और किफायती होता है, आसानी से खरीद सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं होता है। चालकता भी बहुत अच्छी होती है, हालांकि तांबे से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी अच्छी है। प्राय विद्युत लाइनों में लंबी दूरी के ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है। हम कॉपर के बार नहीं डालेंगे, एल्युमिनियम के बार डालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत परिपथ क्या है। देखो, विद्युत परिपथ का मतलब हमारे घर के अंदर जो भी लाइट फिटिंग है, यही हमारा एक विद्युत परिपथ है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें चालक, उसके अवयव, उसके स्रोत को आपस में जोड़कर एक बंद मार्ग बनाया जाता है, उसे हम विद्युत परिपथ कह देते हैं। जिसमें पंखा भी लगा है, हमारी एलईडी भी लगी है, टीवी भी लगी है, सब कुछ चीजें उसके अंदर लगी हुई है। एक बंद परिपथ होता है, यानी धारा के प्रवाह का एक बंद रास्ता ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ के कुछ घटक हैं कि विद्युत स्रोत जहां से करंट आ रहा है, जो कि बैटरी या सेल या जो धारा प्रदान करेगा वो मिलेगा। दूसरा है चालक तार, धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए भाई तार तो चाहिए, बगैर तार के धारा नहीं चलेगी भाई एक स्थान से। ऑन ऑफ करने के लिए उसके अंदर स्विच लगा रहना चाहिए, परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए, ठीक है। दूसरा, तार है तो उसका अपना कुछ प्रतिरोध भी होगा, या अलग से भी हम उसके अंदर कुछ प्रतिरोध लगाएंगे, जैसे कि बल्ब, पंखा, हीटर, जो भी वस्तु है उसका सबका अपना अपना प्रतिरोध होता है। दूसरा, इसके अंदर धारा को मापने के लिए और वोल्टेज को मापने के लिए हम एमीटर और वोल्ट मीटर भी इसके अंदर लगाएंगे। एमीटर से हम परिपथ की धारा को मापा जाता है और वोल्ट मीटर से उनके अंदर विभवांतर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। एमीटर को हम ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट मीटर को भी लगा के ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विद्युत परिपथ आधारित में सामान्यतः होने वाले निम्न अवयवों के चिन्ह बनाइए। तो बिल्कुल बना रखे हैं, देखो हमने सेल दे रखा है कहीं पे भी हम, तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से बना दिया जाता है। ये सेल का डायग्राम है, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, सिंपल सी बात। अब बैटरी, बैटरी मतलब बहुत सारे सेलों को जोड़कर बैटरी बना दो। एक इधर लगा दिया, एक ये बन गया, फिर एक इधर और लगा दी बैटरी, फिर ये बन गया, एक और इधर लगा दिए, एक और ये बन गया। मतलब इधर प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इस तरीके से बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ने पर क्या बन जाती है, आपकी एक बैटरी बन जाती है। स्विच के लिए अभी मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक स्विच है, स्विच यदि ये खुला हुआ है, बंद करना है हमें इसको, तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉइंट। तो ये आगे आपको दे रखा है। बल्ब के लिए हम सिंपली ऐसे ही क्रॉस गोला करके बना देते हैं। प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन खींचते हैं, ये हमारा प्रतिरोध की लाइन है हमारे पास, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्रतिरोध। क्लियर। नेक्स्ट, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, चर प्रतिरोध। इसमें कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि हमने रियोस्टेट मतलब RH प्रतिरोध का
बाकी का तो ये होता ही होता है, बस अंतर इतना है कि इसके अंदर एक ऐसा तिरछा एरो लगा दिया जाता है जिससे हम क्या देते हैं कि भाई ये रियोस्टेट है। अमीटर हमारा हो गया, वोल्ट मीटर हमारा हो गया। चालक तार के लिए सिंपल हम लाइन खींच के बना रहे हैं। और संयोजन तारों का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर तार क्या है, जुड़े हुए हैं, संयोजन है। आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फिर तार यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ये संयोजन कनेक्शन तारों का कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट सॉरी, अब आ जाता है हमारे पास फ्यूज तार। फ्यूज बार क्या है कि भाई हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा और घर के सारे उपकरणों को फूकने से क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो वो युक्ति हमारी क्या कहलाती है भाई, फ्यूज बार। तो फ्यूज बार एक पतली धातु तार का ही बना होता है जो आसानी से पिघल सकता है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, जिससे हमारे बाकी के विद्युत उपकरण फूकने से क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। जब बहुत ज्यादा मात्रा में धारा निकलती है तब, और धारा उपकरणों तक नहीं पहुंच पाती है, उपकरण हमारे फूकने से बच जाते हैं। यदि अधिक धारा, ओवर करंट आ जाए, बहने लगे, तो घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या ओवरलोड के कारण तार क्या हो सकते हैं, जल्दी गर्म होकर पिघल जाते हैं। इससे परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उस सर्किट को अपन क्या बोल देंगे, परिपथ को, सर्किट को ओपन सर्किट कह देंगे। और जैसे ही परिपथ टूट जाता है, विद्युत प्रवाह बंद, और महंगे उपकरण हमारे जलने से, खराब होने से क्या हो जाते हैं, सिंपली बच जाते हैं। तो इस घटना को हम कह देते हैं क्या, विद्युत फ्यूज। दो है हमारे पास, एक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम कहलाता है, एक प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहलाता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, इन पर हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये बात आपको याद रखनी है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है हमारे पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डेट डेट, जो भी आपके बनते हैं। और समांतर क्रम का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डेट 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 हमारे पास चलता है। तो ये दो फॉर्मूले का उपयोग हमें बार बार इनके आगे, हम जब भी हम इसके न्यूमेरिकल सेशन को कंप्लीट करेंगे, उस समय पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का और प्रतिरोधों का समांतर क्रम का। दूसरी बात याद रखना है, हमारे पास श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जब एक साथ प्रतिरोधों को एक के बाद दूसरे को जोड़ दिया जाए, वो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम का मतलब है सारे प्रतिरोधों को जो श्रेणी होती है, वो एक साइड के एक जगह पर जोड़ दो, एक साइड के एक जगह पर जोड़ दो। तो हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण लगे रहते हैं ना, वो समांतर क्रम में लगे रहते हैं, श्रेणी क्रम में हम नहीं लगाते। बाकी के शादी ब्याह में हमने देखा होगा, जो लाइटिंग, छोटी छोटी लाइटें हम जो डालते हैं, जिसको जल्लर या कुछ और भी नाम से हम जानते हैं, वो जो रहती है ना, वो श्रेणी क्रम में रहती है। ठीक है, और बाकी के हमारे घर के अंदर लगे हुए जितने भी उपकरण हैं, वो सभी के सभी किस में रहते हैं भाई, समांतर क्रम में, जिससे सभी को बराबर धारा मिले, बराबर वोल्टेज मिले। ठीक है, ये इसका बंटवारा वहां पर नहीं होता है। तो ये था हमारे पास चैप्टर विद्युत धारा वाला, और ये कि हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आगे अगली क्लास के अंदर हम आपके लिए एक अगला नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो उस चैप्टर की हम आपसे अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो तब तक आप इस क्लास के जो भी क्वेश्चन आपके हैं, बने हुए हैं इसके अंदर, जिसमें भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए। वहाँ पर आपके जो भी डाउट होगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। जब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।